Assalamualaikum. Today our topic of discussion is lecture number 1, research basics and methodology. Bismillahirrahmanirrahim. Starting with lecture number 1, research basics and methodology. इसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे कि रिसर्च के बेसिक स्टेप्स कौन से हैं, क्या क्या मेथड्स हैं, और थोड़ा बेसिक बेसिक में सारे स्टेप्स का एक दफा आपको बता रही हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल इस लेक्चर के ऑब्जेक्टिव्स ये हैं कि फर्स्ट जितने भी इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू फुल ऑन सीरीज जिसमें आपको हर स्टेप को डिटेल से एक्सप्लेन किया जाएगा. तो इस सीरीज के एंड पे इंशाल्लाह यू ऑल विल बी एबल टू डू योर रिसर्च ऑन योर ऑन. आप खुद अपना रिसर्च टॉपिक सिलेक्ट कर सकेंगे, एक रिसर्च प्रपोजल के साथ आएंगे, साइनॉप्सिस वगैरह लिख के फिर आप उस टॉपिक पे खुद रिसर्च कर सकेंगे और लेटर ऑन अपने जूनियर्स को भी इंशाल्लाह गाइड कर सकेंगे. अब बेसिकली अपना लेक्चर स्टार्ट करें तो डू यू नो व्हाट इज नॉलेज. 3 टर्म्स होती है हमारे पास. एक ट्रुथ कह लें आप, जो एक हकीकत है, जस्टिफाइड है, फिर नॉलेज आता है और बिलीफ. ये तीन एक डोमेन्स हैं. आप इसको दो ओवरलैपिंग सर्कल्स के फॉर्म में भी ड्रॉ कर सकते हैं. ट्रूथ और बिलीफ जहाँ ओवरलैप कर रहे हैं वो सेक्शन बनता है नॉलेज का. नॉलेज को बेसिकली हम कह सकते हैं कि एक जस्टिफाइड ट्रू बिलीफ है. कि कोई भी आपका बिलीफ है, कोई भी अकीदा, इट्स नॉट अबाउट रिलीजियस बिलीफ्स. वैसे अगर आपका कोई भी बिलीफ इन द सेंस के आप कोई कहते हैं कि अच्छा आपके पेरेंट्स ने, आपके फोर फादर्स ने, आपको किसी ने आपको बताया है कि जी आज आपसे शीशे का ग्लास गिर के टूट गया तो कुछ ना कुछ गलत होगा आपके साथ. आपके घर पे कौवा बोल के गए तो मेहमान आएंगे. ये बिलीफ्स हैं जो हमने बनाए हुए हैं खुद से. इनकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है. अगर आप इनमें से किसी को जस्टिफाई करते हैं, उसके ऊपर डाटा कलेक्शन करते हैं, एनालिसिस करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं, और उस चीज को अब आप जस्टिफाई करने के बाद लेके आते हैं इस सेक्शन में, ट्रूथ के सेक्शन में, तो वो है आपका नॉलेज. मतलब अगर आप इधर एक सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं जो आपका है ट्रूथ का सर्कल, यहाँ पे बिलीफ का सर्कल है, तो जहां पे ये दोनों ओवरलैप की, ये नॉलेज है कि आप एक चीज को बिलीफ से निकाल कर जस्टिफाई करके उसको ट्रूथ बना रहे हैं, तो वो आपका नॉलेज है. इस जस्टिफाई करना कैसे इस चीज को, उस पर हम करते हैं रिसर्च. हाउ यू फाइंड द जस्टिफिकेशन, यू विल डू रिसर्च. तो बेसिकली ये था रिसर्च का. आप कह लें कि आप रिसर्च कर क्यों रहे हैं, कि आपको किसी चीज की अंडरलाइंग रीजन कॉज फाइंड करनी है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों है. जो आपके वाई फैमिली के है ना कि वो क्वेश्चन फैमिली के वर्ड्स है, हाउ, वाई. तो ये इन सब के आंसर्स आपको मिलते हैं थ्रू रिसर्च. रिसर्च की डेफिनेशन की अगर बात करें, रिसर्च प्रोसेस की अगर बात करें, तो रिसर्च कैन बी एज सिंपल एज सीकिंग आंसर टू अ क्वेश्चन दैट ऑलरेडी हैज अ नोन आंसर. कि इतनी सिंपल भी हो सकती है रिसर्च कि आप उसी क्वेश्चन का आंसर ढूंढ रहे हैं जिसका ऑलरेडी कोई नोन आंसर है. जैसे आप कोई आर्टिकल रीड कर रहे हैं कि स्काई ब्लू है, ये आपको पता है स्काई ब्लू क्यों है, ये आप देख रहे हैं, ठीक है. आपको पता है कि स्काई ब्लू है, अब इसके वाई का आंसर आप देख रहे हैं, तो ये रिसर्च है. और इसको ब्रॉड सेंस में भी लेकर आते हैं कि एक बहुत हाई लेवल पे रिसर्च करना, कि उन चीजों का आंसर फाइंड करना जिनका पहले, जिन पे क्वेश्चन नहीं रेज किया गया, या पहले जिनका कोई आंसर मौजूद नहीं है. ठीक है. तो ये रिसर्च का था कि एक सिंपल सेंस में आप ले लेंगे. सिंपल भी बहुत सिंपल प्रोसेस कब है कि आपने किसी चीज का, आपको ऑलरेडी वो जस्टिफाई हो चुकी है, आप उसका आंसर फाइंड करते हैं. कि अगर स्काई ब्लू है, आपको पता है वो ब्लू है, आपको नजर आ रहा है, इट्स अ जस्टिफाइड ट्रूथ, आप उसका उसका वाई, उसकी रीजन फाइंड करते हैं, तो ये रिसर्च है. उसके बाद आप कोई ऐसी चीज फाइंड करते हैं जिसका पहले कोई आंसर नहीं है. अगर इसकी फॉर्मल डेफिनेशन अगर हम कहें तो वो क्या होता है, रिसर्च इज अ फॉर्मल वर्क अंडरटेकन सिस्टमेटिकली. मैंने कुछ वर्ड्स को इंटेंशनली बोल्ड किया है, तो कैपिटल कैप्स लॉक में लिखा है. रिसर्च इज अ फॉर्मल वर्क. फॉर्मल वर्क मतलब सपोज अगर आप अब सारे एमबीबीएस स्टूडेंट्स हैं, आपने फर्दर क्लिनिकल फील्ड में जाना है, आप अगर सर्जरी कर रहे हैं, आपने कुछ सर्जरीज की हैं, सपोज लेप्रोस्कोपी की है या कोई ऑप्स की कोई सर्जरीज चल रही हैं, आप उनमें से किसी एक को स्पेसिफाई करके उस पर रिसर्च करना चाह रहे हैं. आप डेली बेसिस पे बहुत से सर्जरीज कर रहे हैं, आप उन की हुई सर्जरीज पे नहीं रिसर्च करेंगे. अब आप एक रिसर्च, आपने कुछ जब आपने उसका बना दिया ना, एक एम सेट कर लिया कि अच्छा ये मेरा रिसर्च क्वेश्चन है, इसमें मैं रिसर्च कर रहा हूँ, तो आप फॉर्मली उसको स्टार्ट करेंगे. आपको पता है आपने फर्दर लेटर ऑन जो जो सर्जरीज करनी है उसमें हमने कुछ पॉइंट्स को आपने नोट करना है, कुछ चीजों को आपने देखना है फॉर्मली. तो एक बड़ा वेल प्लान्ड, प्री प्लान्ड वर्क होता है, एक फॉर्मल वर्क होता है.
अंडरटेकन सिस्टमेटिकली, एक सिस्टमेटिक वे में लेके चलते हैं इसको। डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं, डिफरेंट स्टेजेस से आपको गुजरना पड़ता है, जैसे कि डाटा कलेक्शन है, डाटा एनालिसिस है, डाटा इंटरप्रिटेशन है, सबको डिटेल से आगे हम करेंगे। तो अंडरटेकन सिस्टमेटिकली टू इंक्रीज द स्टॉक ऑफ नॉलेज। अब ये जो स्टॉक ऑफ नॉलेज है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने आपको पहले नॉलेज का बताया कि आप नॉलेज के स्टॉक को इंक्रीज करने के लिए रिसर्च कर रहे हैं, एंड यूज ऑफ दिस नॉलेज स्टॉक टू डिवाइस न्यू एप्लीकेशंस। आपकी नॉलेज इंक्रीज होगी तो आप फर्दर, आप मेडिकल फील्ड में देखें तो रोज नई रिसर्चेस आ रही हैं। आप मेडिसिन को किस तरह इन्वेंट करते हैं, आप ह्यूमन बॉडी को अच्छे से उसके सारे वर्किंग को, उसकी फंक्शनिंग को नोट करेंगे, तब भी आप उसकी कोई मेडिकेशंस वगैरह, सर्जरीज वगैरह या फिर इन प्रोसेसेस को लेके आ सकते हैं। सारा कुछ किससे हो रहा है, रिसर्च के थ्रू हो रहा है। तो एक फॉर्मल वर्क है, सिस्टमेटिकली किया जाता है नॉलेज के स्टॉक को, नॉलेज के पोर्शन को, स्टॉक ऑफ नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए। देन बेसिक स्टेप्स क्या क्या रिसर्च के, सबसे पहले आपने रिसर्च की अप्रोच डिसाइड करनी होती है। उसके बाद आपने एक रिसर्च क्वेश्चन बनाना है, जिसको आप रिसर्च टॉपिक भी कह सकते हैं। फिर आएगा लिटरेचर रिव्यू। अच्छा, मैं इन सारे स्टेप्स को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी अभी। आगे लिटरेचर रिव्यू है, साइनॉप्सिस राइटिंग, साइनॉप्सिस को आप प्रपोजल, रिसर्च प्रपोजल भी कहते हैं। फिर एथिकल अप्रूवल चाहिए होता है। आप साइनॉप्सिस लिखने के बाद अपने इंस्टीट्यूशन से एथिकल अप्रूवल लेते हैं कि वो रिसर्च करने की आपको परमिशन है या नहीं, उसके अंदर कोई एथिकल लिमिटेशंस तो नहीं है। फिर डाटा कलेक्शन है, डाटा एनालिसिस है। डाटा फिर जो एनालिसिस हो गया, इंटरप्रिटेशन कैसे करनी है रिजल्ट की। डाटा एनालिसिस भी समवट वही आ रहा था कि आप एनालिसिस करते हैं स्पेसेस के थ्रू, उसके बाद आप डिफरेंट रिजल्ट्स निकालते हैं, उसके ऊपर मैथमेटिकल फॉर्मूलाज वगैरह अप्लाई होते हैं। देन आपकी पेपर राइटिंग है, जिसमें आपने ये सब कुछ जो आपने परफॉर्म किया है, डाटा कलेक्शन किया है, एनालिसिस किया, सारा कुछ आपने उस पेपर में लिखना होता है, और फिर उस रिसर्च की फाइंडिंग को आपने पब्लिश करना है। इट्स नॉट लाइक कि आपने कुछ, आपने फाइंड कर लिया है, कुछ चीज आपको मिल गई तो उसको अपने तक महदूद रखे, नहीं, आपने इसको इंटरनेशनल, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे आपने इसको पब्लिश करना होता है। फर्स्ट स्टेप था रिसर्च अप्रोच। रिसर्च अप्रोच दो टाइप की हमारे पास स्टडी, रिसर्च स्टडीज होती हैं। आप में से जो फोर्थ ईयर के स्टूडेंट्स हैं, सी मेड उन्होंने पढ़ी होगी और इसका थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि एक क्वालिटेटिव स्टडी होती है, क्वांटिटेटिव। बेसिक्स ऑफ वर्ड से भी आपको पता चलता है, क्वांटिटी में कोई नंबर वगैरह होंगे, लाइक आप न्यूमेरिकली किसी चीज को लेके चल रहे हैं, और क्वालिटेटिव में जस्ट सिंपल क्वेश्चन होते हैं। बेसिकली होता है कि हम जो रिसर्च कर रहे होते हैं अपने ये अंडर ग्रेजुएट लेवल पे भी, पोस्ट ग्रेजुएट में मोस्टली वो क्वांटिटेटिव होती है। उसमें आगे क्रॉस सेक्शनल है, एनालिटिकल, डिफरेंट टाइप्स आ जाते हैं। उसमें से भी जो क्रॉस सेक्शनल स्टडी है वो मेनली की जाती है। क्वालिटेटिव स्टडी बेसिकली इंटरव्यू बेस्ड होती है। इसमें क्या क्या रहता है कि आप एक अच्छा, जो क्वांटिटेटिव है ना, इसमें सैंपल साइज बहुत ज्यादा होता है कि आपने जिन लोगों से डाटा कलेक्शन करनी है वो 300 तक चले जाते हैं। मेरा अपना एक रिसर्च पेपर था, उसमें 350 हमारा सैंपल साइज आया, एक में 380 आया, एक में 200 तक आया था। तो क्वांटिटेटिव में इतना ही सैंपल साइज आता है। क्वालिटेटिव स्टडी में सैंपल साइज बहुत कम होता है, लाइक 7-10 इतना होता है। इसमें क्वालिटेटिव स्टडी में उसमें होता है क्या है कि आपने ना एक इट्स लाइक टाइप ऑफ इंटरव्यू, कि आप इंटरव्यू कर रहे होते हैं, कुछ क्वेश्चन होते हैं स्पेसिफिक, वही आपने उन 7 लोगों से पूछने हैं, और उनके जो आंसर्स हैं उनको आपने ना रिकॉर्ड करना होता है, और एज इट इज डिटो, जैसे उन्होंने बोला है वैसे ही आपने उनको लिखना होता है अपने पेपर में। हमारे पास टाइम थोड़ा शॉर्ट है, तो मैं अभी आपको उसका पेपर नहीं ऐसे दिखा रही क्वालिटेटिव स्टडी का। क्वांटिटेटिव में, क्वांटिटेटिव तो हम बेसिकली जो इस सीरीज में लेके चलेंगे वो इंशाल्लाह क्वांटिटेटिव स्टडी का ही होगा। टॉपिक के आगे से आपको क्रॉस सेक्शनल स्टडीज वगैरह उन पे ज्यादा फोकस होगा। ये रिसर्च अप्रोच आपने डिसाइड करनी कि आइदर यू आर गोइंग टू डू क्वालिटेटिव स्टडी और क्वांटिटेटिव स्टडी। ये फर्स्ट स्टेप था। सेकंड स्टेप क्या है कि रिसर्च क्वेश्चन या आपने रिसर्च टॉपिक या टाइटल चूज करना है। रिसर्च क्वेश्चन या तो आपके माइंड में खुद कोई चीज है, अच्छा आप ये ना रिसर्च के इंशाल्लाह ये लेक्चर्स वगैरह लेंगे तो आपको उसके बाद आपके माइंड में खुद बहुत से क्वेश्चंस आएंगे। मैंने सेकेंड ईयर में फर्स्ट रिसर्च पेपर किया था, मैं सर ने जब बताया कि अच्छा ये रिसर्च क्वेश्चन है, आपने टॉपिक ऐसे देखना है, उसके बाद से हमेशा, मतलब अब एवरी डे अपनी जो रूटीन लाइफ में मुझे किसी भी चीज को देखने का ना एक एंगल चेंज हो गया था मेरा। मैं हर चीज को इस वे में देख रही थी खुद पर्सनली कि अच्छा ये भी एक रिसर्च टॉपिक हो सकता है, ये भी एक रिसर्च क्वेश्चन हो सकता है। तो ये आपके साथ भी होगा। बड़ा मजा आता है इस चीज में कि आपका ना थोड़ा एक पॉइंट ऑफ व्यू और देखने का नजरिया चेंज होता है, फिर आप हर चीज को डीपली देख रहे होते हैं और उसमें से कोई आपको अच्छा अपना रिसर्च टॉपिक मिल भी जाता है। ये था कि आपके खुद आप कोई टॉपिक सोच रहे हैं, आप खुद कोई चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं, उससे आपको लगता है कि अच्छा इसके ऊपर रिसर्च होनी चाहिए। जैसे मेरी एक स्लीप पैरालिसिस पे रिसर्च थी, मेरे साथ खुद हुआ था और मैंने उसके ऊपर रिसर्च की थी।
फिर अब उसके डिटेल में नहीं जाएंगे, हमारा लंबा हो जाएगी मीटिंग वगैरह। अच्छा, सेकेंडली अगर आपने इजी वे देखना है कि अगर आपको खुद नहीं कोई जहन में आ रहा टॉपिक, तो आपने कैसे करना है, उसमें आपने जाना है गूगल स्कॉलर पे। मैं वो ओपन करती हूँ साथ। Wait. आप गूगल पे जाएं, गूगल पे आपने करना है गूगल स्कॉलर टाइप। ये देखें, बैक। आपने गूगल पे जाना है सिंपली, और यहाँ पे आप लिखें गूगल स्कॉलर या स्कॉलर लिखे हैं अकेला, तो ये आपके पास ना एक ओपन हो जाएगी वेबसाइट जस्ट लाइक गूगल, गूगल स्कॉलर। अब आप इसके ऊपर लिखिए अंडर ग्रेजुएट मेडिकल स्टूडेंट्स। इसमें आपके ना डिफरेंट रिसर्च पेपर्स आ जाएंगे जो अंडर ग्रेजुएट मेडिकल स्टूडेंट्स में स्टडीज पहले हो चुकी है। इधर से आप अपना रिसर्च टॉपिक ढूंढ सकते हैं कोई भी, कि अच्छा इसमें से ये आपको अच्छा लग रहा है तो आप रिसर्च टॉपिक, इसको एज रिसर्च टॉपिक चूज कर सकते हैं। उसमें भी एक चीज ये होती है कि इसमें आपको ये पेपर नजर आएगा, इसमें लिखा हुआ है 2004। आपने पेपर देखना लेटेस्ट, ऑलमोस्ट तकरीबन 5 इयर्स ओल्ड होगा। तो आपका अब अगर हम 2024 के रिस्पेक्टिव देखें तो 2020 2019 तब के पेपर हो तो वो ज्यादा बेस्ट होता है, जितना लेटेस्ट पेपर हो और लेटेस्ट टॉपिक हो। जैसे भी 2004 का है तो इसको फिलहाल हम omit करते हैं। इसके कंपेरेटिव तो 2012 वाला ये जरा न्यू टॉपिक है। अच्छा, इसमें से बस ये एक टॉपिक का आइडिया आपको देना है ना, इसके अलावा आप इसी टॉपिक को दोबारा, ये अभी आपने अंडर ग्रेजुएट एक ब्रॉड लिखा था अंडर ग्रेजुएट मेडिकल स्टूडेंट्स, अगर आप इसकी जगह साइकोलॉजिकल स्ट्रेस अगर लिखेंगे ना, उस पर आपके 2000 और मतलब थाउजेंड्स में पेपर्स मिल जाएंगे आपको यहाँ पे। इन सब में से अगर लेटेस्ट देखें तो ये आ रहा है आपके पास ये वाला 2018 वाला, contemporary global perspectives of medical students on research during undergraduate medical education। ये 2018 का है। आप इस पेपर को ओपन करेंगे, ये आपका अभी रिसर्च टॉपिक की बात हो रही थी, तो रिसर्च टॉपिक आप ऐसे चूज कर सकते हैं। अभी इसको ओपन करके क्या करना है वो मैं आपको फर्दर बताती हूँ, वो नेक्स्ट आएगा। गोइंग बैक टुवर्ड्स आवर स्लाइड। चले, इस तरह आप रिसर्च टॉपिक वहां से भी चूज कर सकते हैं अगर आप खुद नहीं कोई कर रहे हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका रिसर्च टॉपिक के अंदर कौन कौन से करेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। एक तो वो रेलिवेंट हो, आप मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, आपकी अपनी फील्ड से वो रेलिवेंट होना चाहिए। इवन के अभी आप एमबीबीएस करें अंडर ग्रेजुएट लेवल पे, फर्दर आपके बाद में स्पेशलाइजेशन होनी है तो आप किसी एक स्पेसिफिक फील्ड में जाएंगे, तो आपने उसकी फील्ड में, अगर आप डीएमई में जा रहे हैं तो वो डीएमई से रेलिवेंट हो, आप एनाटॉमी में जा रहे हैं तो एनाटॉमी से रेलिवेंट हो, फिजियोलॉजी में जा रहे हैं तो आपके अपने सब्जेक्ट से रेलिवेंट होना चाहिए। इनोवेटिव हो, कुछ न्यू हो उसके अंदर, जो फर्दर जो चीज पहले ही प्रूव हो चुकी है उसको आप क्या उसके ऊपर रिसर्च करके करेंगे, उसमें कोई ना कोई इनोवेशन होनी चाहिए। आप किसी प्रूवन चीज का किसी और के साथ इंटरलिंक उसको कर सकते हैं, रिलेशन निकाल सकते हैं। एक्सेप्टेबल हो, एक्सेप्टेबल इस सेंस में होता है कि सपोज अगर आप ना कोई टीचर्स के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, टीचर्स से परफॉर्मा फिल करा रहे हैं, उसका आप टाइटल ही ऐसा रखते हैं कि मैं देखना चाह रहा हूँ कि टीचर्स के अंदर कौन कौन सी कोई चीज इनकम्पेटेबिलिटी उनमें आ रही है उनकी परफॉर्मेंस में, जिसकी वजह से रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा। अब एक चीज है, ये है एक्सेप्टेबल नहीं है, आपने परफॉर्मेंस जो गूगल फॉर्म्स है आप टीचर से अगर फिल करा रहे हैं तो उसके ऊपर आप ऐसा कोई टॉपिक, ऐसा कोई टाइटल नहीं रख सकते, तो इट शुड बी एक्सेप्टेबल। फिर कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए। कॉस्ट इफेक्टिव में आप बीइंग स्टूडेंट आप इतने वो एक्सपेंसेस बियर नहीं कर सकते। आप क्लिनिकल रिसर्च की तरफ जाएं तो आपको टेस्टिंग करवानी पड़ेगी, और उस टेस्ट का जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो फिर रिसर्च जो कर रहे हैं उसने खुद बियर करने होते हैं, तो आप वो अभी नहीं कर सकते। तो इट शुड बी कॉस्ट इफेक्टिव। बाहर के कंट्रीज में रिसर्च को बहुत प्रमोट किया जाता है, और उनकी ना वो फंडेड होती है रिसर्च, मतलब उनको सारे जो उसकी पेमेंट वगैरह वो मिल रही होती है। तो वो इस तरह ना उनका लाइक उनको ये आप कह लें कि एक एच भी हासिल है, तो वो अच्छी रिसर्च में हमसे काफी आगे हैं। हमारी गवर्नमेंट ऐसा आपके लेवल में, मतलब हमारे लेवल पे तो वो फंडिंग वगैरह नहीं कोई अवेलेबल होती। एथिकली राइट होना चाहिए, उसके अंदर कोई ऐसी चीज ना हो कि जिसके ऊपर कोई एथिकली ना कोई ऑब्जेक्शन लग सके। जैसे एथिकल अप्रूवल ना बेसिकली वैसे उन रिसर्चेस का होता है, जैसे कि पहले तो तभी ऐसे था कि जिनमें ह्यूमंस इन्वॉल्व है, एनिमल्स वगैरह, तो उस रिसर्च में आपको ना एथिकल अप्रूवल लाजमी होता था। लेकिन अब हर रिसर्च पे आपको एथिकल अप्रूवल चाहिए होता है। अपने इंस्टीट्यूशन का आप साइनॉप्सिस वगैरह लिखते हैं, उनको फिर सेंड करते हैं, वो एथिकली रिव्यू बोर्ड से रिव्यू होके आता है,
और अगर वो एथिकली राइट हो तो देन यू कैन पब्लिश इट और देन यू कैन परस्यू इट। टॉपिक अभी स्टार्ट ही होता है तो आपने एथिकल अप्रूवल लेना होता है। चलेंगे, था सारा रिसर्च टॉपिक आपने कैसे सिलेक्ट करना है और उसकी क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं। नेक्स्ट आता है लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू में ना आपने अपने टॉपिक से रेलिवेंट अब डिफरेंट निकाले, जैसे मैंने गूगल स्कॉलर पे कहा था। अच्छा, मैं स्लाइड को आपको रीड कर दूं फिर गूगल स्कॉलर पे वापस जाते हैं। इस सबसे पहले हमने रिसर्च पेपर्स को रीड करना है, उनको रीड कैसे करना है और कौन कौन सी वेबसाइट है लिटरेचर रिव्यू के लिए। आप गूगल स्कॉलर पे, पबमेड पर, जितने भी ऑनलाइन आपके वेबसाइट्स वगैरह पर ऑनलाइन ना उसके ऊपर पेपर्स को सर्च आउट कर सकते हो। अपना टॉपिक अगर आपने डिसाइड कर लिया है तो उसके स्पेसिफिक अब आपने क्या करना है, मैं साथ में गूगल स्कॉलर ओपन करती हूँ। जैसे अगर हमने एक टॉपिक देखा था और उसके ऊपर एक रिसर्च पेपर ओपन किया था 2018 वाला जो था। Here's the Google Scholar। ये देखें, इसको मैंने ओपन किया था। ये क्या था, कॉन्टेम्परेरी ग्लोबल पर्सपेक्टिव ऑफ मेडिकल स्टूडेंट्स ऑन रिसर्च ड्यूरिंग अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन, सिस्टेमिक रिव्यू, सिस्टेमिक लिटरेचर रिव्यू। अच्छा, ये तो वैसे ही पेपर नहीं है, ये लिटरेचर रिव्यू किया मैंने। लिटरेचर रिव्यू में क्या होता है कि डिफरेंट पेपर्स, लाइक आप 70-80 पेपर्स पकड़ते हैं, उन सबको देखते हैं, उसमें से मेटा एनालिसिस भी काइंड ऑफ यही चीज है कि आपने उन सबको देखना होता है, उसमें क्या क्या दिया हुआ है, फिर आप उसका ना रिव्यू करके वो लिखते होते हैं पेपर। अच्छा, इसमें ना ये था कि उधर से हमने सबसे एक लेटेस्ट टॉपिक निकाल लिया, ये आपके पास आ गया। अच्छा, ये रिसर्च पेपर नहीं है तो मैं कोई रिसर्च पेपर उनके वो स्टडी करके दिखाती हूँ आपको। इसमें से टॉपिक देखें अगर हम, फर्स्ट वाला आया था साइकोलॉजिकल स्ट्रेस अमंग अंडर ग्रेजुएट मेडिकल स्टूडेंट्स। तो मैं ये एक्सपोज, आपने टॉपिक चूज कर लिया अपना। अब इस टॉपिक को आपने इस वेबसाइट पे लिखना है, यहाँ पे, ओह सॉरी, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस या स्ट्रेस अमंग अंडर ग्रेजुएट मेडिकल स्टूडेंट्स। इसके ऊपर आपके पास काफी सारे पेपर्स आ गए हैं। इसमें से अगर हम कोई लेटेस्ट देखें ना तो 2017 वाला, यह प्रिसीव्ड साइकोलॉजिकल स्ट्रेस अमंग अंडर ग्रेजुएट मेडिकल स्टूडेंट्स। आपने अपना एक टॉपिक डिसाइड कर लिया, उसके बाद आपने उसके ऊपर डिफरेंट पेपर्स वगैरह ओपन किए हैं, उसमें से जो लेटेस्ट है आपने उसको ओपन किया। उस लेटेस्ट करने की भी रीजन है कि आपने बाद में ना एक रेफरेंस पेपर आपको चाहिए होता है। इसको आपने पेपर को रीड कैसे करना है, सबसे पहले आएगा एब्स्ट्रैक्ट इसका, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट में क्या होता है, जब भी किसी भी पेपर का लिटरेचर रिव्यू करना है, आपने इसको रीड करना है, तो आपको सबसे पहले इसका एब्स्ट्रैक्ट देखना है। एब्स्ट्रैक्ट इज अ काइंड ऑफ समरी, पूरे पेपर की समरी इसमें दी होती है। इस एब्स्ट्रैक्ट के अंदर ना हेडिंग्स नहीं दी हुई, लेकिन मोस्टली एब्स्ट्रैक्ट ना जो से हैं, मोस्टली जर्नल्स हैं वो एब्स्ट्रैक्ट में हेडिंग्स दिलवाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट की अगर मेन हेडिंग्स की बात करें ना तो उसमें सबसे पहले एक आती होती है बैकग्राउंड, फिर एम या ऑब्जेक्टिव। ये इसका जो फर्स्ट लाइन है ये बैकग्राउंड है, ये सेकंड जो ऑब्जेक्टिव वाला है ये इसका ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद उसका बताते हैं कि मेथोडोलॉजी क्या थी, रिजल्ट्स और कंक्लूजन। अब इसका अपने एब्स्ट्रैक्ट रीड करना है, जितने भी पेपर्स आपने उनका एब्स्ट्रैक्ट रीड करना है। एब्स्ट्रैक्ट पढ़ के आपको अंदाजा हो रहा था कि इस पेपर में क्या है और आप इस रिसर्च को कर सकते हैं या नहीं। इसका एब्स्ट्रैक्ट में रीड कर रही हूँ। Recently, there is a growing concern about stress during undergraduate medical training. The objectives of our study were to assess ये था कि ये उन्होंने बैकग्राउंड बताया कि जो अंडर ग्रेजुएट मेडिकल ट्रेनिंग है ना उसके स्ट्रेस, अंडर ग्रेजुएट मेडिकल स्टूडेंट्स में स्ट्रेस का जो है ना ये एक बहुत ग्रोइंग कंसर्न है, एक रीसेंट प्रॉब्लम है, ठीक है। ये उनका था बैकग्राउंड। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ऑब्जेक्टिव ऑफ आवर स्टडी वर टू एक्सेस perceived stress among undergraduate medical students and to find out academic factors as determinants। ये ऑब्जेक्टिव है उनका कि उन्होंने अंडर ग्रेजुएट मेडिकल स्टूडेंट्स में जो प्रिसीव्ड स्ट्रेस है उसको असेस करना है और उसके फैक्टर्स या उसके डिटर्मिनेंट्स किस वजह से वो हो रही है, वो अंडरलाइन फैक्टर्स या डिटर्मिनेंट्स को देखना है। उसके बाद ये आ रही है मेथोडोलॉजी। अ क्रॉस सेक्शनल क्वेश्चनियर बेस्ड सर्वे वाज कैरिड आउट। आपको पता चल गया क्रॉस सेक्शनल स्टडी है मतलब क्वांटिटेटिव स्टडी है। क्वेश्चनियर बेस्ड सर्वे था कि लोगों को क्वेश्चनियर्स प्रोवाइड किए गए। कैरिड आउट अमंग अंडर ग्रेजुएट मेडिकल स्टूडेंट्स ऑफ, ये इंस्टीट्यूट का नाम दिया गया है, इंडिया में हुआ है। और ये सारा आपने जब लिखना है ना पेपर राइटिंग का, आपके फर्दर लेक्चर्स आएंगे तो आपको वहाँ पे सारा कुछ एक्सप्लेन किया जाएगा। ये बता दिया कि आपने मेंशन करना होता है कि रिसर्च कब हुई थी। अब उसके ना ये बता रहे हैं कि स्टडी का क्या उनका निकला है, कैसे उनको असेस किया गया।
Perceived stress was assessed using perceived stress scale 14। ये उस स्ट्रेस स्केल का नेम है। इसका अंदर क्या होता है कि जो स्केल्स होते हैं ना, ये पहले से प्री वैलिडेटेड होते हैं, और इसके अंदर ना 10 आइटम क्वेश्चन ये था जो परसीव्ड स्ट्रेस स्केल के अंदर होता है, और सबकी स्कोरिंग वगैरह होती है। खैर, अब मैं एक एक लाइन ही रीड करी, आगे ने रिजल्ट्स बताए हुए हैं कि क्या हुआ था, परसीव्ड स्ट्रेस स्कोर कितना आया था, और कितने कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स थे, किन की स्ट्रेस ज्यादा थी, और क्या, ये सारी उसकी फाइंडिंग्स हैं। और ये उसकी कंक्लूजन है, लास्ट लाइन। A higher level of perceived stress was reported by the students. The students should be taught different stress management techniques to improve their ability to cope with a demanding professional course. ये आपका फुल पेपर था। फुल पेपर का एक काइंड ऑफ उसकी ना उसको नटशेल में कंक्लूड किया होता है, तो उसको कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट। आपने इसको रीड करना है, आपको पता चल रहा है कि भाई ये क्वेश्चनियर बेस्ड स्टडी आप कर सकते हैं। उसके बाद ये क्वेश्चनियर का भी उन्होंने बता दिया। परसीव्ड स्ट्रेस स्केल आप उसको ओपन करके देखेंगे, स्केल्स के अंदर ना कैलकुलेशन होती है, कुछ में सिंपल सम होता है कि अगर इसके अंदर 10 क्वेश्चन है तो 10 को सम करके आपने देखना है किसका कितना स्कोर है, तो वो हाई स्ट्रेस है, लो स्ट्रेस है। हर क्वेश्चनियर का अलग होता है। डिटेल्स विल बी टॉट इन द इनकमिंग लेक्चर्स इंशाल्लाह। ये आपने एक पेपर रीड कर दिया था, ये लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर में आपने अपने पेपर से रेलिवेंट ना कोई कम से कम 15 पेपर्स आप देखें, उनको बेशक अपने पास प्रिंट आउट निकलवा के देख लें, उनको अच्छे से, जो बहुत अच्छे आप अगर रिसर्च कर रहे होते हैं ना, तो आप उन 15 पेपर्स को लेंगे, उनका प्रिंट आउट निकाल लेंगे, उनको अपने पास सेव रखेंगे, और फिर आपने क्या करना होता है कि आप जो है उसमें से जो जो आपको चीजें मिल रही है कि जो आप अपने रिसर्च में कोट कर सकते हैं, वो आपने लिखना होता है। नेक्स्ट जाते हैं पीपीटी की तरफ, अपने पावर पॉइंट की तरफ। ये था लिटरेचर रिव्यू। आपका थर्ड स्टेप। नेक्स्ट आता है, आपने करना होता है साइनॉप्सिस। साइनॉप्सिस काइंड ऑफ अ प्रपोजल कि आपने साइनॉप्सिस लिखना है। उसमें क्या होगा कि आपने जितने जो भी रिसर्च करनी, साइनॉप्सिस को अगर आसान अल्फाज में कहूँ ना, तो जो एब्स्ट्रैक्ट मैंने आपको पहले दिखाया है ना पेपर का, उसको ही आप लिखते हैं फ्यूचर टेंस में, जो आपने अपनी सर्च करनी है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब, उसको फ्यूचर टेंस में रखने का मतलब है ये कि आपको, आप बताएंगे थोड़ा सा उसमें कि बैकग्राउंड क्या होता है, आपने उसमें बताना है कि आपकी रिसर्च एम क्या, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। उसके बाद आपने उसमें बताना है कि जी आपकी क्या मेथोडोलॉजी आप करेंगे, या अपने फ्यूचर में आप बता रहे हैं अभी आप ना अपने, जो अपने जहाँ से अपने आईआरबी लेने हैं, आप साइनॉप्सिस लिख रहे हैं, प्रपोजल दे रहे हैं अपना, आपने बताना है कि आपकी मेथोडोलॉजी क्या होगी। फिर आपके काइंड ऑफ थोड़े एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स जो आपको लग रहे हैं वो उसमें ऐड कर लें, और कंक्लूजन तो नहीं होगा इसमें। उसके बाद आपने एंड पे रेफरेंसेस देने हैं, जो आपने 15 पेपर्स का लिटरेचर रिव्यू किया था वो आपने रेफरेंसेस के तौर पे कोट कर सकते हैं, ये आपके साइनॉप्सिस राइटिंग होगी। ठीक है, उसके बाद आपका एथिकल अप्रूवल होगा। आपका साइनॉप्सिस गया आपकी कॉलेज की एथिकल कमेटी के सामने, उसने अप्रूव करना है। आईआरबी इसको हम कहते हैं, इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड, या आईईआरबी, इंस्टीट्यूशनल एथिकल रिव्यू बोर्ड। वो कमेटी आपका ओके करे तो फिर आप फर्दर रिसर्च करते हैं। जहाँ पे आपने रिसर्च पब्लिश करानी है ना, वो आईआरबी लेटर साथ लेते होते हैं, तो मैं आपको एंड पे वो भी बताऊंगी। उसके बाद डाटा कलेक्शन एंड डाटा एनालिसिस। डाटा कलेक्शन आपने करनी होती है गूगल फॉर्म्स से, या क्वेश्चन को प्रिंट आउट कर लें आपने। आपका एक जो कैलकुलेटेड सैंपल साइज आएगा, वो भी फर्दर बताएंगे कैसे सैंपल साइज कैलकुलेशन करनी है नेक्स्ट लेक्चर्स में। आज काइंड ऑफ एक ओवरव्यू है, आपको सारा स्टेप एक दफा ना प्रोसेस बता रहे हैं शॉर्ट सा कि क्या क्या होगा। डाटा कलेक्शन करनी है आपने, क्वेश्चनियर्स फिल कराते हैं हम गूगल फॉर्म्स पे मोस्टली कराते हैं, क्योंकि प्रिंटेड क्वेश्चनियर्स भी अगर आप करें, तो अगर आप 300 आपका सैंपल साइज आ रहा है, 400 आ रहा है, तो वो काइंड ऑफ थोड़ा सा आपके जो एक्सपेंसेस है ना फोटो कॉपी वाले, वो बच जाएंगे, तो इसलिए हम स्टूडेंट्स ज्यादातर गूगल फॉर्म्स पे कराते हैं। डाटा एनालिसिस करना है आप एक्सेल से करते हैं, और एसपीएसएस से। एसपीएसएस सॉफ्टवेयर है, इससे कैसे डाटा एनालिसिस करना है डिटेल लेक्चर इसके ऊपर इंशाल्लाह नेक्स्ट होगा। फिर आता है इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स। अब आपने जो स्टैटिस्टिकल टेस्ट अप्लाई करने, ये भी एसपीएसएस में होंगे, और वो आपने करने हैं, उससे अपना रिसर्च, अपने रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करना है, और फिर उनको रिसर्च पेपर जो राइट करना है, पेपर राइटिंग के अंदर आपने उनको लिखना है। फिर नेक्स्ट आ रही थी पेपर राइटिंग। पेपर राइटिंग में ये सारी हेडिंग्स होनी चाहिए। सबसे पहले आपने लिखना है एब्स्ट्रैक्ट, जो बता दिया। एब्स्ट्रैक्ट में इन सब चीजों को कंक्लूड करके आपने स्टार्ट में लिखा होता है, ये होता है एब्स्ट्रैक्ट। फिर आप लिखते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आपने बताना है कि आप वो रिसर्च क्यों करें, काइंड ऑफ बैकग्राउंड आप कह सकते हैं। इंट्रोडक्शन में आपने बताना है कि आप अपना सारा उसके अंदर ना बताएंगे कि आप ये रिसर्च का क्या, इस टॉपिक का बैकग्राउंड, आपने टॉपिक क्यों चूज किया, उसका थोड़ी सी उसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री देनी होती है। फिर इंट्रोडक्शन में ये सब कुछ आ गया। मटेरियल मेथड में आपने बताना है कि आपने रिसर्च कैसे की है, क्या मेथोडोलॉजी थी। इसमें एक एक चीज मेंशन करनी होती है कि आपने 100 क्वेश्चन फिल कराए हैं और कितना आपको रिस्पॉन्स आया है,
किस तरह आपने लिए थे वो क्वेश्चन, किस क्लास से फिल करवाए थे, सारा कुछ। रिजल्ट्स निकालेंगे हम स्टेटिस्टिकल एनालिसिस से, फिर रिजल्ट्स में टेबल्स वगैरह होते हैं, उन टेबल्स को आपने डिस्कशन में डिस्कस करना है, फिर आपके कंक्लूजन आएगा। एक्नॉलेजमेंट की हेडिंग होती है कि आपके साथ किसी ने काम करवाया है। सपोज आप पेपर राइटिंग करते हैं तो 6 ऑथर्स होते हैं, उनमें से आपके टीचर या आपके जो सुपरवाइजर्स हैं, अगर उनका नाम जिसमें किसी का मिस हो रहा है तो उसको आप एक्नॉलेजमेंट में ऐड करते हैं। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है, इसमें आपने कि कोई कंपीटिंग इंटरेस्ट तो नहीं है, तो इसमें मोस्टली आप नो लिखेंगे। हेडिंग्स आपने ये लाजमी लिखनी होती है। फाइनेंशियल सपोर्ट हमें नहीं मिलती कोई, पाकिस्तान में रहते हुए हमारी जो स्टूडेंट लेवल पे तो रिसर्च होती है उसकी कोई फाइनेंशियल एड नहीं होती, तो उसमें आप नो लिखेंगे और एंड पे रेफरेंसेस कोट करने। फिर आता है पब्लिशिंग द फाइंडिंग, जो आपकी सारी फाइंडिंग्स आएंगे अब आपने उनको पब्लिश करना है। एचईसी रिकॉग्नाइज जर्नल्स होते हैं जिसमें पब्लिश करना है, उसकी लिस्ट आपको आपके इसी ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी, कौन कौन से जर्नल्स हैं। हर जर्नल की अपनी पेमेंट होती है। कुछ जर्नल्स फ्री है, जैसे अजीज फातिमा मेडिकल कॉलेज का जर्नल है वो फ्री है, उसमें कोई पब्लिकेशन चार्जेस या सबमिशन चार्जेस नहीं है। उसके अलावा है पीजेएमआर है, वो फ्री है। काफी ऐसे जर्नल्स फ्री हैं। उसके अलावा पेड जर्नल्स भी हैं। अगर आप लोकल कर रहे होते हैं ना तो आपकी पेमेंट वेरी करती है। रावल मेडिकल जर्नल की आजकल 25,000 तक जो आप पहले उसको पे करते हैं रिव्यू वगैरह के लिए, और एंड पे टोटल उसकी पब्लिशिंग की पेमेंट तकरीबन 25,000 तक चली जाती है। प्रोफेशनल मेडिकल जर्नल है उसकी 35,000 तक जाती है। तो हर जर्नल की अपनी अपनी पेमेंट होती है। हर जर्नल का अपना अपना इम्पैक्ट फैक्टर भी होता है। आप उसको कहाँ से देख सकते हैं, HJRS वेबसाइट है, इसको मैं अभी शेयर भी कर दूंगी। ओके। नेक्स्ट आता है कि आपने जब पेपर अपना पब्लिश कराना है तो आपके पास 3 चीजें होनी चाहिए। अगर आपने खुद अपने ही लैपटॉप से पेपर पब्लिश कराना है, सबसे पहले आपने अपनी आईडी बनानी है। आईडी कैसे बनाने, उसकी मैंने पहले ना यूट्यूब पे एक वीडियो भी अपलोड की हुई कि आईडी कैसे बनानी है, आप वो वहां से देख लीजिए। उसके अलावा अब जब आपने आईडी बना लिया, आपने पेपर अपलोड करना है, तो आपके पास ये 3 चीजें पहले होनी चाहिए। एक ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट या आपका ओरिजिनल आर्टिकल जिसे आप कहते हैं। उसके बाद आपके पास IRB अप्रूवल लेटर होना चाहिए। IRB अप्रूवल एक मेरे पास अच्छा ये यहाँ पे नहीं मैंने रखा था। IRB अप्रूवल लेटर होता है, हर कॉलेज का डिफरेंट होता है। ऑथरशिप लेटर ये आपने वेबसाइट से लेना है, जिस जर्नल में आप पब्लिश करा रहे हैं उससे आपने ऑथरशिप लेटर लेना है। यहाँ पे मेरे पास एक पड़ा हुआ अभी AFMDC का, ये देखें इस तरह का कुछ होता है ऑथरशिप लेटर। मेरा ख्याल है कि ये वाली शेयर नहीं हो रही स्क्रीन, ठीक है। ऑथरशिप लेटर आपने लगाना है साथ, और ये चले, ये है मेरे पास AFMDC का ये ऑथरशिप लेटर है। इस तरह का होगा कुछ, हर जर्नल का अपना होता है। यहाँ पे आपने अपना मैन्युस्क्रिप्ट का टाइटल लिखना है, आर्टिकल की टाइप लिखना है। टाइप से मुराद आपकी ओरिजिनल रिसर्च आर्टिकल है, शॉर्ट कम्युनिकेशन है, एडिटोरियल है, लेटर टू एडिटर वगैरह कुछ भी है। उसके बाद ये ना सारे इसकी स्पेसिफिकेशंस होती है। आपने मेंशन करना तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, जैसे मैंने पहले बताया कि पेपर में भी लिखा था, आपने नो लिखना है। उसके बाद कोई फंडिंग डिस्क्लोजर वगैरह वो सारा कुछ आपने यहाँ पे मेंशन करना है। इधर आपके सारे ऑथर्स का सीक्वेंस आएगा, फिर ऑथर्स की कॉन्ट्रीब्यूशन के उन्होंने क्या क्या किया है, और ये सारा मतलब अब ये इस तरह का हर किसी के जर्नल में ना लेटर होता है अलग अलग। अच्छा इसके एंड पे ना ये गाइडलाइंस फॉर ऑथर्स भी दिए हैं कि मैन्युस्क्रिप्ट का क्या, ये आपको मैन्युस्क्रिप्ट राइटिंग में भी फर्दर भी बता देंगे डिटेल से कि टाइम्स न्यू रोमन होना चाहिए, फॉन्ट होना चाहिए, फॉन्ट साइज क्या होगा। ये सबका यही होता है। आर्टिकल टाइटल के लिए 14 होता है और टेक्स्ट के लिए 12 होता है। लाइन स्पेसिंग 1.5 होती है, ये सब का सेम ही है। ठीक है। उसके बाद ये AFMDC का अपना स्पेसिफिक है कि इन आर्टिकल्स के इतने इतने वर्ड काउंट होना चाहिए। तो ये सारा कुछ आपने पेपर जिस जर्नल में भेजना है आपने पहले सोच के रखना होता है, फिर आपने पेपर अपना आर्टिकल उसके अकॉर्डिंग लिखना है। वैसे इतना कोई इशू नहीं होता, आप बाद में भी चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम जाते हैं वापस अपनी स्लाइड की तरफ। ये देखो, अब ये आपकी सारी चीजें जो आपको चाहिए थी पब्लिशिंग के लिए। नेक्स्ट आ जाएगा। अच्छा चलो लेक्चर एंड हो गया, कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू।